आज आज जो टॉपिक हमने कवर करना है दैट इज मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी। लास्ट में हमने ट्रोमा किया था कवर, और कुछ जो था वो पोर्शन ट्रोमा का कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो मैं कोशिश करूंगी कि आज ही इस टॉपिक के बाद मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी वाला चैप्टर कवर करने के बाद मैं वो वाले पॉइंट्स पर वीडियो बना दूं। बट अगर आज ना भी बना सकी तो कल इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम उसकी वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद फिर हम कल का टॉपिक देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी। और आप लोगों को पता है कि जब हम डिफरेंट कोई कंडीशन पढ़े होते हैं ना, जिस तरह से हम पढ़े होते हैं कि पेशेंट को जो है वो एडिनल इंसफिशियंसी है, तो उसमें देखा जाता है कि पेशेंट को एडिनल इंसफिशियंसी है, और अगर इस दौरान पेशेंट को कोई स्ट्रेस मिली, या हम कह देते हैं कि पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस का है, और अगर डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को कोई स्ट्रेस फैक्टर मिला, अब वो स्ट्रेस में इन्फेक्शन भी आ जाता है, कोई सर्जरी आ जाती है, कोई ट्रोमा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ये कंडीशन वर्सन कर देती है। अगर वो एड्रिनल इंसफिशियंसी का पेशेंट था, एडिसन डिजीज का पेशेंट था, तो उसको कोई स्ट्रेस मिला, इन्फेक्शन हुआ या सर्जरी हुई, और उस दौरान उसकी बॉडी को कोर्टिसोल नहीं बना पाई क्योंकि उसका एड्रिनल ग्लैंड में मसला था, वो कोर्टिसोल नहीं बना। तो कोर्टिसोल जो था वो एक मेन हार्मोन था जिसने वो प्रोसेस ड्राइव करना था। अभी हम उसको चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कोर्टिसोल मेन हार्मोन था जिसने इंजरी का रिस्पॉन्स जो है ना वो जनरेट करना था दूसरे हार्मोन्स के साथ मिलकर। मतलब कोर्टिसोल के अलावा भी हार्मोन्स हैं बट कोर्टिसोल भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए वो जो पेशेंट है एड्रिनल इंसफिशिएंसी का, उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो क्राइसिस में वो चला जाएगा, क्राइसिस में चला जाएगा क्योंकि उसका उसके पास कोर्टिसोल नहीं है। और जो डायबिटीज का पेशेंट है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला जाएगा, उसको डीके हो जाएगा क्योंकि उसके पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। और आप अब देखोगे मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी में कि ग्लूकोज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब इंजरी होती है, जब स्ट्रेस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का मेन जो है ना करेंसी, वो ग्लूकोज है। उन्होंने ग्लूकोज से ही एनर्जी लेनी है। तो जब ग्लूकोज नहीं है तो बात नहीं बनेगी। नो डाउट डायबिटीज मेलाइटिस में तो हाइपरग्लाइसीमिया चल रहा होता है ना डीके में, लेकिन बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो बात तो वहीं आ जाती है ना कि फिर होने का क्या फायदा जब यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो इस तरह से इन चीजों को आपने अपने माइंड में रिकॉल करना है पहले, फिर आपको ये समझ आएगी। बोरिंग सा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें मैकेनिज्म बताए हुए हैं, लेकिन अगर पहले हम अपने आप को ये चीजें रिकॉल कर लें कि हाँ वहां हमने देखा था, डायबिटीज में देखा था कि ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेस को टैकल करने के लिए। हमने एडिसन डिजीज में भी देखा था कि कोर्टिसोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चले अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो वो कह रहा है कि हमें पता है कि सर्जन जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा इंजरी से, डैमेज से लिंक होता है। एक तो पहले पेशेंट उनके पास ट्रोमा के बाद आता है, तो ट्रोमा इटसेल्फ एक डैमेज है, एक इंजरी है, एक स्ट्रेस है। उसके बाद सर्जन जो है अगर कोई सर्जरी करते हैं किसी डिजीज के लिए, तो वो जो सर्जरी है ना वो भी स्ट्रेस और इंजरी का काम करती है, और हमारी बॉडी सर्जरी के लिए भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है जैसे वो किसी ट्रोमा को रिस्पॉन्ड करती है। तो इसलिए अब आजकल जो है वो इतना ज्यादा इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज की तरफ जा रहे हैं। हमने लैप्रोटमी को छोड़कर लैप्रोस्कोपी को क्यों चूज किया, और हम हर सर्जरी को मिनिमली इन्वेसिव में क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि हम ये चीज हमने स्टडी की, इसको थॉरली स्टडी किया कि जब कोई सर्जरी होती है तो बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है जैसे किसी ट्रोमा को, इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करती है, और उस रिस्पॉन्स में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं जो कि अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो वो जो इन्फ्लेमेशन है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, वो फिर मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन करवा देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो रिस्क लेने की फिर जरूरत ही क्या है, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर बनाए जा रहे हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं कि अब बॉडी क्या करती है जब उसको कोई स्ट्रेस मिलता है, तो सीरीज ऑफ सिस्टेमिक चेंजेस आते हैं। और ये जो सिस्टेमिक चेंजेस आते हैं ना, ये वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को थोड़ा अफेक्ट करते हैं। मतलब आपकी बॉडी जैसा काम स्ट्रेस से पहले कर रही थी, वो स्ट्रेस के फौरन बाद वैसा काम नहीं कर सकती। हाँ, कुछ दिनों के बाद वो वापस आएगी अपनी पहले वाली कंडीशन में, लेकिन वो जो कुछ दिन का प्रोसेस होगा ना, उसमें उसके अंदर बहुत कुछ चेंज आएंगे, बहुत चेंज आएंगे, मेटाबॉलिक, क्लिनिकल, फिजियोलॉजी, मतलब बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो हमने आज देखने हैं। अब उनमें हॉर्मोन्स भी आते हैं, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड साइटोकाइंस भी आते हैं, और न्यूरल सर्किट, ये तीन चीजें हैं। हमारा ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वो भी एक्ट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड साइटोकाइंस भी बन रहे हैं, वो जो सारे हम सेल्स पढ़ते हैं, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल और न्यूट्रोफिल, वो जो हम सारे पढ़ रहे होते हैं, वो भी एक्ट कर रहे हैं, वो भी साइटोकाइंस बना रहे हैं। और हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जैसे कोर्टिसोल की मैंने बात की, इसके अलावा कोर्टिसोल के अलावा ग्लूकागोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। तो ये जो सारे हॉर्मोन्स हैं, कैटेकोलामीन है, ये सारे भी एक्ट कर रहे हैं। तो हॉर्मोन्स, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड साइटोकाइंस और न्यूरल सर्किट, ये सब मिलजुल के ना ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं इंजरी को। अच्छा, आगे बात आती है जी ऑल्ट्रेशन। अब मैंने कहा एक चीज आपने जरूर याद रखनी है
उनके जो ये चेंजेस आने हैं ना इस सारे प्रोसेस में, वो क्लिनिकल लेवल पे भी आने हैं। क्लिनिकल लेवल पे आप पेशेंट को देखोगे, आपको ना पेशेंट ना टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा। अब आपको इस चीज की भी समझ आ रही होगी कि हम देखते हैं कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो फीवर हो जाता है। और जब हमने सर्जरी पढ़ी, जनरल सर्जरी पढ़ी, उसमें भी हमने देखा कि सर्जरी के बाद फीवर हो जाता है, पोस्ट सर्जिकल जो है वो पायरेक्सिया हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो वो एक रिस्पॉन्स होता है, मतलब अंदर बॉडी के डिफरेंट जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना हार्मोन्स में, साइटोकाइन्स में, न्यूरल सर्किट्स में, वो क्लिनिकली हमें कैसे नजर आते हैं, पेशेंट में कैसे नजर आते हैं। एक तो फीवर की शक्ल में नजर आ जाएंगे, पेशेंट को फीवर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा वो क्या बता रहा है, वो कह रहे किधर गया, हाँ, ऑल्ट्रेशन इन बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी के ना मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आने का क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म में ये होगा कि पहले जो है ना वो एक स्टेट आएगी कि जिसमें जितनी भी एनर्जी है और जितना भी जो ग्लूकोज है उस सबको प्रिजर्व किया जाएगा कि ये ना अभी बचाना है, क्योंकि आगे, क्योंकि जो स्ट्रेस मिली है उसकी वजह से जो वोंड बना है, चाहे वो सर्जरी हो उसका भी वोंड होता है, चाहे वो कोई ट्रोमा उसका भी वोंड होता है, उसकी हीलिंग होनी है। तो उस हीलिंग के प्रोसेस के लिए बॉडी जो है ना वो चीजें बचा रही है, प्रिजर्व कर रही है। तो पहले ये फेज आता है। फिर दूसरा फेज आता है हाइपर मेटाबॉलिक, उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और फिर एंड में इस पूरे कैटाबॉलिक प्रोसेस के बाद एनाबॉलिक फेज आता है जिसमें वोंड हीलिंग होती है, रिपेयर होता है। तीसरी फेज क्या चेंज होगी, एक तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म, तीसरी चीज होगी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में भी चेंजेस आते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस भी हो जाती है इस पूरे प्रोसेस में। और स्पेसिफिक ऑर्गन्स के फंक्शन में चेंज आता है। कलेक्टिवली सारे चेंजेस को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी, ठीक है। एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हमें चीजों की समझ आ जाएगी तो फिर आगे समझना आसान हो जाएगा। क्या हमने कहा कि सीरीज एक सिस्टमिक चेंजेस की आएगी, वो सीरीज क्या करेगी, मेटाबॉलिक चेंजेस करवाएगी। नहीं, पहले देखते हैं सीरीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, हार्मोन्स आएंगे, न्यूरल सर्किट्स आएंगे, साइटोकाइन्स आएंगे, ये सारे मेटाबॉलिज्म में चेंजेस करवाएंगे, वोंड हीलिंग करवाएंगे, इम्यूनिटी को थोड़ा बहुत ऑल्टर करेंगे, स्पेसिफिक ऑर्गन जो है उनके फंक्शन को चेंज करेंगे टू सम एक्सटेंट। तो ये हो गया मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, ये नहीं कि एक बंदे की सर्जरी होगी तो सारी जिंदगी उसका यही प्रोसेस चलता रहेगा। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, कुछ दिन तक रहेगा, खत्म हो जाएगा, फिर इंसान अपनी पहले वाली स्टेट में वापस आ जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, उसके लिए शर्त ये है कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा हो उस दौरान दोबारा से बॉडी को किसी स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। ये ना हो कि उसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा था, उसमें जो है वो न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट हुए पड़े थे पहली स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स बने हुए थे, अब उस दौरान बॉडी को दोबारा स्ट्रेस मिल गया। दोबारा स्ट्रेस से मेरी क्या मुराद है कि इस्कीमिया बॉडी को फेस करना पड़ा है, रिससिटेट नहीं किया आपने पेशेंट को, फ्लूइड उसके पास नहीं है, ठीक है, या आप जो है ना वो इन्फेक्शन हो गया उसको कोई, उस दौरान अगर उसको दोबारा स्ट्रेस मिल गया फिर उसका रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है, फिर वो आगे मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन की तरफ जा सकता है और बहुत वर्सन हो सकती है कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि बहुत जरूरी है कि जब ये कैट, अब आपको समझ आ रही होगी कि हम इतना ज्यादा क्यों कर रहे होते हैं कि सर्जरी जो है उससे पहले प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है, और सर्जरी के बाद पेशेंट की न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना है, न्यूट्रिएंट्स का बहुत ख्याल रखना है, अच्छी डाइट उसको चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी इस वक्त कैटाबॉलिज्म की कंडीशन में है और हमने कंडीशन सपोर्टिव बनानी है उसके लिए, ताकि ये जो प्रोसेस है सारा ट्रांजिट सा प्रोसेस ये वर्सन ना हो, बल्कि ये पूरी तरह से सारा जो भी इसका इसका पर्पस जो है ना, सारे पर्पस सारे सिस्टम का वो हमारे बेनिफिट है। वो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है ना वो इसलिए चल रहा है कि हमारी बॉडी को रिपेयर के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पर्पस बेनिफिट के लिए ही रहे, ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए बुरा बन जाए। बुराई कैसे बनेगा हमारे लिए, ड्रास्टिक कैसे होगा, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं मिलेंगी हमारी बॉडी को काम करने के लिए, वैसी कंडीशन नहीं मिलेंगी जैसी आइडियल कंडीशन है, कोई स्ट्रेस मिल रहा है, इस्कीमिया है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कुछ ऐसी कंडीशन है। तो फिर आप लोगों का वो भी याद आया होगा जब कल हमने ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि सेकेंडरी इंजरी से ब्रेन को बचाना होता है, जो हम बचा सकते हैं। प्राइमरी इंजरी तो हो गई, इंपैक्ट तो हो गया, ट्रोमा की साइड पे अगर उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो मॉडिफाइबल नहीं है, लेकिन उसके बाद हम सेकेंडरी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को रिससिटेट करें, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस करवाएं। यही होता है ना ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में, यहाँ पे आप ना लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब होम्योस्टेसिस की बात करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है, असल में ये जो सारा काम किया जा रहा है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए तो किया जा रहा है। जब हम पढ़ते हैं कि आयन कम ज्यादा हो गए उनको नॉर्मल करते हैं, फ्लूइड कम ज्यादा, हमारी पूरी बॉडी हर वक्त होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के चक्कर में होती है, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, इसी एनवायरनमेंट में जो प्रोसेस है सारी बॉडी के वो फंक्शन करेंगे। अगर ये एनवायरनमेंट चेंज हो गया, इसकी एक आसान एग्जांपल ले लें, अगर हाइपरकैलेमिया हो जाता है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया, तो क्या हमारी बॉडी वैसे फंक्शन कर पाती है जैसे वो आइडियली कर रही थी? नहीं कर पाती। कुछ जो है आइंस हार्ट को जाके इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कुछ जो है वो
जैसे हाइपोकैल्सीमिया हो जाए वो टेटनी करवा देते हैं, हाइपरकैलेमिया हो जाए वो एरिथमियास करवा देते हैं, मतलब चेंजेस आना शुरू होते हैं बॉडी के फंक्शन में, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब वो कह रहा है कि इनिशिएट पीरियड तो आएगा कैटाबोलिज्म का, यानी जैसे ही स्ट्रेस मिला, इंजरी मिली, फौरन से जो प्रोसेस आया, जो पीरियड आया वो कैटाबोलिज्म है। हमने इस पूरे चैप्टर में मेनली कैटाबोलिज्म को ही पढ़ना है, एनाबोलिक को हम ज्यादा टच नहीं करेंगे, क्योंकि एनाबोलिक वो वॉन्ड हीलिंग वाला सारा प्रोसेस है जो कि आप रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ोगे। इसमें बेसिकली बात कैटाबोलिज्म की ही होगी, लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़ा एनाबोलिज्म का भी बताता है कि इनिशियल पीरियड कैटाबोलिज्म का होता है, और उसके बाद एनाबोलिक फेज आता है। कैटाबोलिक फेज में एक शॉक का भी पीरियड आ सकता है। ये जो होता है ना वो इमीडिएट आफ्टर ट्रोमा होता है, इमीडिएट आफ्टर इंसल्ट, इमीडिएट आफ्टर इंजरी शॉक का पीरियड आता है, ठीक है। तो ये क्यों आता है शॉक का पीरियड? ये इसलिए आता है, ये जो शॉक है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉडी जो है ना वो वाइटल ऑर्गन्स, जो उसके वाइटल ऑर्गन्स है ना उनको ज्यादा ब्लड, क्योंकि उसको ट्रोमा मिला है, अभी बॉडी का हाइपोवोलीमिया हो गया है, उसके पास इतना ब्लड नहीं है कि वो पूरी बॉडी को सप्लाई करे। तो इमीडिएटली आफ्टर ट्रोमा या इमीडिएटली आफ्टर इंजरी ज्यादा जो ब्लड है ना वाइटल ऑर्गन्स को दे रही है, हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, ये ना, तो बाकी पूरी बॉडी शॉक में जाना शुरू हो जाएगी। ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। अच्छा, फिर जो है ना प्रोसेस, शॉक का प्रोसेस आया, कैटाबोलिक प्रोसेस आया, फिर प्रोसेस आएगा एनाबोलिक, उसमें रिपेयर होगा, टिश्यू हीलिंग होगी। बात करते हैं कैटाबोलिक फेज की। वो कहते हैं कैटाबोलिक फेज ना एट द टाइम ऑफ इंजरी ही शुरू हो जाता है, इमीडिएटली शुरू हो जाता है। इसमें हाइपोविलीमिया होता है सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोविलीमिया होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करता है, ठीक है। पहले जो है मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज किया रहेगा, क्यों क्यों डिक्रीज किया? बॉडी जो है ना वो इसमें कोशिश करिए कि मैं प्रिजर्व करूं अपने अपने रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जी को मैं बचाऊं उस टाइम के लिए जब हीलिंग होनी है, क्योंकि अगर अभी चीजों को प्रिजर्व ना किया गया तो हीलिंग के टाइम पे मसला हो सकता है। तो इसीलिए अभी से वो अपने ग्लूकोज को या सारे मेटाबॉलिज्म को बचा रही है, ठीक है। इसलिए उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा हाइपोवोलीमिया की वजह से, हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोथर्मिया हो रहा है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, और लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज हैं, चाहे वाइटल ऑर्गन की बॉडी ने किसी ना किसी तरह मेंटेन कर ली हो सप्लाई, लेकिन बहुत सारे टिश्यूज हैं जो अभी शॉक में है, और अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो वाइटल ऑर्गन भी शॉक में जा सकते हैं, लैक्टिक एसिड बनेगा और अकोमुलेट होगा। तो ये मेन चीजें हैं जो कि इमीडिएटली आफ्टर इंजरी या एट द टाइम ऑफ इंजरी होंगी। हाइपोवोलीमिया, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर गया, हाइपोथर्मिया और लैक्टिक एसिडोसिस। आगे क्या होगा? अब जैसे ये सारे प्रोसेस होंगे ना, अब न्यूरो हार्मोनल रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएंगे, और वो न्यूरो हार्मोनल रिस्पॉन्स क्या करवाएंगे? वो करवाएंगे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। यानी ये जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम है ना, ये कोई बुरी चीज नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंजरी होता है, और इसमें इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रही होती है, और वो इसलिए हो रही होती है ताकि बॉडी प्रिपेयर हो जाए फॉर द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, ठीक है। बॉडी जो है वो क्या करती है? हीलिंग के प्रोसेस के लिए प्रिपेयर होती है। अच्छा, अब आगे कैटाबोलिक इफेक्ट में क्या होगा? अब बॉडी ने इतना प्रोसेस चलाया है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, कुछ तो उससे रिजल्ट निकलेगा ना इसका, जो उसने हार्मोन एक्टिवेट करवा दिए हैं, जैसे कोर्टिसोल है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से हार्मोन बनेंगे। वो उन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? ग्लूकागोन है, मेन फंक्शन क्या होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना, लिपोलिसिस करवाना, ये सब कुछ वो करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मसल ब्रेकडाउन हो रही है, मसल में प्रोटीन है, प्रोटियोलाइसिस हो रहा है, क्यों? ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस चले। वेट लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि लाइपोलिसिस और प्रोटियोलाइसिस हो रही है। हाइपरग्लाइसीमिया, ये जितने भी मैंने आपको हार्मोन्स बताए हैं, दो तीन, कोर्टिसोल, ग्लूकागोन, ये सारे क्या है? ये हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करवाते सारे। इस कंडीशन में ना एक और हाइपरग्लाइसीमिया की रीजन है, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है बॉडी। बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड, वो कहती है मैंने तुम्हारी सुननी नहीं है, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि जो इंसुलिन है वो कह रहा होता है कि भाई ना, प्रोटीन को ना तोड़ो, प्रोटियोलाइसिस ना करो, लाइपोलिसिस ना करो, क्योंकि इंसुलिन ऐसा ही है, पीस पीस चाहता है, वो कहता है प्रोटियोलाइसिस ना हो, लाइपोलिसिस ना हो। लेकिन अभी बॉडी को ये चीजें चाहिए, उसने प्रोटीन तोड़नी है, उसने फैट तोड़ना है, क्योंकि उसने रिपेयर के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना है, तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ये भी हाइपरग्लाइसीमिया का कॉज है। अच्छा जी, उसके बाद एनाबोलिक फेज आएगा, जिसको रीबिल्डिंग फेज भी कहते हैं, जो वीक्स तक रहेगा। ये जो कैटाबोलिक फेज है ना, ये वीक्स तक नहीं रहता, ये थोड़ा डेज तक समझ लें चलता है, सिर्फ 2 to 3 days तक, एग्जैक्ट हम आगे देखेंगे कितना टाइम। तो एनाबोलिक थोड़ा वीक्स तक चलता है, फिर ये तो नहीं होता कि फौरन से वॉन्ड हीलिंग हो गई, थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, रिपेयर जितना, मतलब जिस हिसाब की सर्जरी हुई है, जिस ग्रेड की सर्जरी हुई है, जितना डैमेज हुआ था उस हिसाब से भी टाइम लगेगा। चले, अब उसने बात की मॉडर्न सर्जिकल की। ये वो वाली बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई कि हम कोशिश करें कि मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ जाएं, क्योंकि अब ना अच्छा एक और चीज है, तो मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं ना, वो तो ये ना कि हम सर्जरी करेंगे, लेकिन अगर उन पेशेंट की
की बात करें जो ट्रोमा के बाद हमारे पास आ रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आ गए, अब उनमें तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी वाला रूल नहीं ना लगा सकते। उनमें आपको रिससिटेट करें, उनको ऑर्गन सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो पेशेंट है ना, इसमें इस वक्त मेटाबॉलिक इफेक्ट शुरू हो चुके हैं। पेशेंट को नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इसमें मेटाबॉलिक इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट जनरेट होना शुरू हो गए हैं इंजरी के रिस्पॉन्स में। तो इसीलिए हम पेशेंट को ऑर्गन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको फ्लूइड दे रहे हैं, हम उसको ब्लड दे रहे हैं, ठीक है। अगर किडनी वर्क नहीं कर रहा, हम डायलिसिस कर रहे हैं। अगर ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया, हम उसको कम कर रहे हैं। हम सारी चीजें कर रहे हैं जिससे बॉडी को सपोर्ट मिल रही है, ताकि बॉडी का जो मेटाबॉलिक इफेक्ट का ये सक्सेसफुली शुरू होकर खत्म हो जाए, रेजोल्यूशन हो जाए और बॉडी अपनी पहले वाले स्टेट में वापस आ जाए, ठीक है। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जो है वो रिटर्न हो जाए, नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम रिससिटेट करें, ऑर्गन सपोर्ट दे रहे हैं। पैरेलल विद द कैटाबोलिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस्ड अबव, इन्फ्लेमेटरी टाइप प्रोसेस कॉज इम्यून सप्रेशन। एक चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि ये जो कैटाबोलिक प्रोसेस है ना, होते तो इसीलिए हैं कि बॉडी को प्रिपेयर किया जा रहा है रिपेयर के लिए, लेकिन इनमें ना इम्यून सप्रेशन आ जाता है थोड़ा सा। ये इम्यून सप्रेशन फायदे की चीज भी है, क्योंकि अगर ये इम्यून सप्रेशन ना हो तो ये जो एक दफा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो गया, जो हमने देखा था सर्ज सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम शुरू हो गया है, ये तो बंद ही ना हो, फिर चलता जाए चलता जाए चलता जाए, प्रोटियोलाइसिस होती जाए, लाइपोलिसिस होती जाए, तो पेशेंट की तो वैसे ही डेथ हो जानी। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि जब एक दफा कैटाबोलिक प्रोसेस चल रहा होता है, जब एक दफा कैटाबोलिज्म शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, फिर काउंटर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होते हैं, उस इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं। और इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने का क्या मतलब है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन करवा कौन रहा है, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, साइटोकाइन, ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम ही है ना। तो इसलिए इसलिए इस प्रोसेस में इम्यून सप्रेशन भी होती है। अच्छा, वो कह रहे हैं impaired immunity as a part of metabolic response compound this risk and explain why sepsis and multi-organ dysfunction syndrome is a key part of perioperative care and a leading mode of death among our patients। यहाँ उसने क्या बात की है, उसने कहा कि ठीक है, ये बात तो आपने ठीक कही कि भी इम्यून सप्रेशन होगी क्योंकि काउंटर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलाना जरूरी है, लेकिन अगर इस इम्यून सप्रेशन की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, तो अगर इन्फेक्शन, इसीलिए जो पेशेंट है ये एट द रिस्क होते हैं इन्फेक्शन और सेप्सिस के लिए। अगर इन पेशेंट में इन्फेक्शन और सेप्सिस हो गया तो फिर पेशेंट मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ट्रॉमा से तो बच जाए, उसका एक्सीडेंट इतना सिवियर ना हुआ हो कि उसकी डेथ होती, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाए। होता है ना ऐसे कि कुछ दिनों बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। बर्न के पेशेंट में भी ऐसा बहुत हो रहा होता है। बर्न के केस में तो मैंने खुद पर्सनली जो है ना अपनी फैमिली में विटनेस किया है कि पेशेंट फ्यू डेज आफ्टर बर्न इसी प्रोसेस की वजह से मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन और सेप्सिस, क्योंकि मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स उसकी बॉडी करी थी, उसकी डेथ हो गई। हालांकि उसको इमीडिएटली रिससिटेशन मिली थी, सब कुछ था, लेकिन ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी वाला, ये बहुत ज्यादा सिवियर और प्रोलॉन्ग हो गया था, ठीक है। चले आगे वो बात कर रहे हैं, reduce the need for homeostatic response by minimizing the primary insult via minimal excess surgery and by stress free perioperative care। अब हम दो काम कर सकते हैं, एक तो मेजर सर्जरी को करना जरा अवॉइड करें, हम अल्टरनेटिव ढूंढें, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करें ताकि पेशेंट में इतना ज्यादा ये प्रोसेस चले ही ना मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स वाले। दूसरा, पेरियोपरेटिव केयर इस तरह का प्रोवाइड करें जो स्ट्रेस फ्री हो। स्ट्रेस का मतलब यहाँ क्या है, स्ट्रेस का मतलब यहाँ है कि इन्फेक्शन से बचाना है पेशेंट को, जो है वो इस्कीमिया से बचाना है, हाइपोक्सिया से बचाना है, न्यूट्रिशन अच्छी देनी है, क्योंकि उसको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिली वो भी स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस फ्री उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि उसकी सर्जरी के बाद जो है वो इनहांस रिकवरी हो। इसको नाम उसने दे दिया इनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी। चलिए टेबल्स में कोशिश करूंगी आपको पूरा चैप्टर रीड करवाने के बाद हम फिर एक टेबल से वास के ऐसे दरमियान में ना फिर नहीं मैं करना चाह रही, अभी हम इसको लेकर चलेंगे ऐसे ही। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंजरी रिस्पॉन्स, यहाँ हम क्या बात करें, हम बात करते हैं कि ये इंजरी का जो रिस्पॉन्स आएगा ना, ये जो हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आना है, ये इंजरी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर मोर सिवियर इंजरी है तो ग्रेटर रिस्पॉन्स आएगा, लेस सिवियर इंजरी है तो लेस रिस्पॉन्स आएगा। इजी है, इसीलिए देखा गया कि जो मेजर इलेक्टिव सर्जरीज होती है ना, उनके बाद टेम्परेचर राइज करता है। वही चीज है ना कि इलेक्टिव जो सर्जरी हम कर रहे होते हैं उनके बाद ये यूजुअल चीज है कि पेशेंट का टेम्परेचर राइज कर जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ उसका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, एनर्जी एक्सपेंडिचर, पेरिफेरल व्हाइट सेल काउंट, ये सारी चीजें राइज कर जाती हैं। व्हाइट सेल काउंट भी क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है। एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसकी ना मैं आपको अभी पूरी लिस्ट दूंगी कि पेशेंट जो होते हैं वो ट्रोमा के रिस्पॉन्स में उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर क्यों रेस करते हैं। उनमें आप देखोगे कि उसमें जो है वो इतना कैटाबॉलिज्म चल रहा है, इस वजह से रेस कर रहे हैं। डिफरेंट आप ना इसके कॉजेज देखोगे, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर, ये सब भी ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जी। अब ना सही वाला, अब इंट्रोडक्शन हो गया सारा, आप सबको समझ आ गई, बेस बन गई। बेसिक अपना टॉपिक शुरू करने लगे जिसमें वो आपको डिटेल्स बताएगा, वो डिटेल्स बताएगा कि जो हम बार बार कह रहे हैं, रिस्पॉन्स आना है, इन्फ्लेमेशन होनी है, हॉर्मोन्स आएंगे,
फिर जो है ना वो काउंटर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलेगा, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस किया जाएगा, उस वजह से थोड़ी सी इम्यूनिटी भी सप्रेस होगी। फिर जो है ना वो एनाबॉलिक फेज शुरू हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, सबसे पहले देखना है जी टिश्यू डैमेज इन्फ्लेमेशन। हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करने लगे कि टिश्यू को डैमेज हुआ, इंजरी हुई, फौरन से क्या हुआ, जैसे टिश्यू को डैमेज हुआ तो सेलुलर एंड अदर मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट रिलीज हुए। इंजरी का ये मतलब है ना, कुछ सेल के फ्रैगमेंट रिलीज हो गए वहां पर। ये जो सेल के फ्रैगमेंट है ना, इनको कहा जाता है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, डैम्स। डैमेज डैमेज की वजह से बने हैं ना ये फ्रैगमेंट, तो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये जो है ना, अब आपको पता है कि हर टिश्यू को अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया कि हर टिश्यू के पास ना कुछ सेल्स पड़े होते हैं हर वक्त, डेंड्राइटिक सेल्स उस टिश्यू के पास मौजूद होते हैं, उसका इनेट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मौजूद होता है, इनेट इम्यून सिस्टम, सॉरी इनेट इम्यून सिस्टम उसका मौजूद होता है। तो वहां सिस्टम के सेल्स पड़े हुए थे, ठीक है, मैक्रोफेजेस पड़े हुए थे। मैक्रोफेजेस वही होते हैं ना, मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड में, जब वो टिश्यू में चले जाए तो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। तो टिश्यू में कुछ मैक्रोफेजेस पड़े हुए थे, कुछ डेंड्राइटिक सेल्स पड़े हुए थे, उन सेल्स के पास थे कुछ रिसेप्टर। उन रिसेप्टर का नाम है जी PRR, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। अब ये जो डैम था, ये जो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल वहां पे रिलीज हुआ था इंजरी की वजह से, टिश्यू का ये फ्रेगमेंट है, उसको इन इनेट इम्यून सिस्टम के रिसेप्टर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया, सेंस कर लिया कि भाई यहाँ पे डैमेज हो रहा है। जैसे उन्होंने सेंस किया, उन्होंने करवाया इंट्रासेलुलर प्रोटीन को फॉर्मेशन, जिसका नाम है इन्फ्लामोसोम। उन्होंने अपने अंदर एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन बनाना शुरू कर दी, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है इन्फ्लामोसोम। इन्फ्लेमेशन होने लगी है ना, चले उस इन्फ्लामोसोम ने एक्टिवेशन करवा दिया कैस्पेज को। कैस्पेज एक एंजाइम है, नाम से पता चला ना एज, तो कैस्पेज को एक्टिवेट करवा दिया। कैस्पेज ने क्या किया जी, इन्होंने साइटोकाइंस बनाने शुरू कर दिए, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इनको एक्टिवेट कराना शुरू कर दिया, इनकी प्रोडक्शन करवाना। इंटरल्यूकिन 1 और 6, ये जो इंटरल्यूकिन है ना, ये भी एमसीक्यू में आते हैं, तो ये आपने याद रखना है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। चले एक और काम किया, ये जो PRR पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे, इन्होंने इन्फ्लामोसोम तो बनवाया था। इन्फ्लामोसोम बनवाने के अलावा इन्होंने एक और काम किया। वो इन्होंने क्या किया, रिलीज ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी बनवाया, इंटरफेरोन, कीमोकाइंस और अदर बहुत सारे मेडिएटर्स इन्होंने बनवाए, ठीक है। और जो इन्फ्लामोसोम था उसने इंटरल्यूकिन 1 और 6 बनवा दिया कैस्पेज से। चले प्रोसेस शुरू हो गया ना, उसको हमने नाम दिया सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ये कोई जो है वो बुरी चीज नहीं है, स्टेराइल प्रोसेस है बिल्कुल, मतलब होना इसको आइडियली स्टेराइल ही चाहिए। सिर्फ कुछ केसेस हैं जिसमें ये बॉडी के लिए जो है ना वो हार्मफुल हो सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे कि अगर सेकंड स्ट्रेस आ जाए ना फिर ये हार्मफुल हो सकता है, या अगर प्रॉपर हम पाइलोप्रेटिव केयर ना करें पेशेंट की, वरना ये स्टेराइल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करेगा बॉडी को, बल्कि बॉडी को प्रिपेयर करेगा हीलिंग के लिए। तो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। अच्छा, अब इन्फ्लेमोसोम है जो कि बने थे इन रिस्पॉन्स टू डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। उन्होंने एक और काम करवाया, उन्होंने सेल डेथ, टिश्यू डैमेज और इम्यून सप्रेशन में भी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अच्छा, मतलब वो आगे जाके जब होगा ना ये सारा प्रोसेस, तब भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अब उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने एंडोथेलियल सेल और प्लेटलेट्स में भी इन्फ्लामोसोम एक्टिवेट करवा दी, उसकी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। उसकी वजह से उस एरिया की, लेट्स सपोज अगर किसी को आम में डैमेज हुआ है तो आम में कैपिलरीज लीकी हो जाएंगी और प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से कोएगुलोपैथी शुरू हो जाएगी। अब आप लोगों को वो चीज भी समझ आई होगी, जब हम पढ़ते हैं ना ट्रोमा का चैप्टर, हम कहते हैं कि ट्रोमैटिक कोएगुलोपैथी पेशेंट को जब हम पढ़ते हैं उसकी डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, तो हम कहते हैं कि ट्रोमैटिक कोएगुलोपैथी को बचाना है। ट्रोमैटिक कोएगुलोपैथी पेशेंट पहले ही ट्रोमैटिक कोएगुलोपैथी में है, इसलिए इसको ज्यादा फ्लूइड ना दो, डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी भी शुरू हो जाएगी। ये लाइन हम बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो ट्रोमैटिक कोएगुलोपैथी हम कह रहे होते हैं ना, वो क्या होती है, वो यही होती है कि ट्रोमा की वजह से, डैमेज की वजह से जो डैम्स बने थे, उन्होंने इन्फ्लेमेशन तो स्टार्ट करवाई, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और काम किया, लीकी कर दिया कैपिलरीज को और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। चले, अब लोकल इन्फ्लेमेशन बिगन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर बट सर्स व्हेन अनकंट्रोल्ड और प्रोलॉन्ग्ड बिकम्स अ रिस्क फैक्टर। वैसे तो स्टेराइल है, कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग हो गया या अनकंट्रोल्ड हो गया तो ये फिर एक्यूट किडनी इंजरी भी करवा सकते हैं, एक्यूट लंग इंजरी भी करवा सकते हैं, कोएगुलोपैथी भी करवा सकते हैं, यानी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट लंग इंजरी इसी तरह से करवाता है ना कि उनकी वैसेस में जाके क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, उनकी वैसेस को उनको ब्लड नहीं मिलता, इस्कीमिया में चले जाते हैं। अगर एक्यूट किडनी इंजरी क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी यही है ना, वैसे तो उसके बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन ट्रोमा के केस में यही होगा ना कि उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, फौरन उसका इतना ब्लड परफ्यूम गिर जाएगी कि GFR बहुत गिर जाएगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। रिवर्सिबल कंडीशन होती है वैसे ये एक्यूट लंग इंजरी, मतलब ये सब कुछ हो सकता है, बट अगर सर्स प्रोलॉन्ग होगा, अनकंट्रोल होगा। ओके,
उसके बाद वो क्या करें, कह रहे हैं जो डैम्स है ना ये सेल्फ परपेचुएट का मतलब होता है कि खुद से ही एम्पलीफाई करते जाना। जो काम आपने शुरू किया ना, आपको किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं, आप खुद ही उसको एम्पलीफाई करोगे, खुद ही उसको जो है ना वो एक साइकिल बना लोगे कि बार बार खुद ही चलाते जाओगे, उसको सेल्फ परपेचुएशन कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये खुद से अपने प्रोसेस को एम्पलीफाई कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और डिस्फंक्शन करवा सकते हैं। इसीलिए बार बार मुझे बात कर रहा है कि बहुत जरूरी है कि पेशेंट को सेकेंडरी इंसल्ट से बचाया जाए, ऑनगोइंग ब्लीडिंग। इसलिए तो हमारा मेजर कंसर्न होता है जब पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी में ट्रॉमा के बाद, हमारा मेजर कंसर्न ये होता है कि उसकी ब्लीडिंग को रोकें, उसको इस्कीमिया नहीं होना चाहिए, उसको सेप्सिस नहीं होना चाहिए, उसको सर्जरी से पहले हम कह रहे थे उसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दो। मतलब हमारा मेजर कंसर्न ये होता है कि हमने बॉडी को सेकेंडरी इंसल्ट, प्राइमरी इंसल्ट को तो हम रोक नहीं सकते, अगर हमने सर्जरी करनी है हमें करनी ही पड़ेगी। क्या हम प्राइमरी इंसल्ट को रोक सकते हैं? या अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो वो हो चुका है, हम नहीं कुछ कर सकते। हम जो कर सकते हैं हम सेकेंडरी इंसल्ट को रोक सकते हैं। और हमें पता है ये जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स शुरू हो गया इंजरी के बाद, हम इसको प्रोलॉन्ग होने से, अनकंट्रोल होने से रोक सकते हैं। और वो कैसे रोकेंगे? फेवरेबल कंडीशन बनाएंगे, इस्कीमिया नहीं होना, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, सेप्सिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें। अब ये तो था आसान सा प्रोसेस जो इन्फ्लेमेशन का शुरू हुआ है, जो सर्स हुआ है एट द साइट ऑफ इंजरी। अब देखते हैं जी वो वाला प्रोसेस जिसमें न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आ रहा है। न्यूरो एंडोक्राइन का क्या मतलब है? नर्व्स भी इन्वॉल्व हुई हैं। होता ही है कि अब जिस एरिया में इंजरी हुई है, आम की हम एग्जांपल ले रहे थे, आम में इंजरी, तो आम में कोई नर्व्स भी तो है ना, कोई रिसेप्टर्स भी तो है। वो जो नोसिसेप्टिव न्यूरॉन है, वो एफरन न्यूरॉन है, वो सेंस करेंगे कि भाई यहाँ पर डैमेज हो गया है, वो फौरन से जाएंगे सिग्नल लेके स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल भेज देगा थैलेमस को, थैलेमस भेज देगा सिग्नल हाइपोथैलेमस को कि भाई ये मसला बॉडी में शुरू हो गया है। लोकली तो आप इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है, लेकिन अब तुम देखो हमें क्या करना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस बनाएगा जी कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये जो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये एसीटीएच बनवाएगा पिट्यूटरी से जाके, और पिट्यूटरी जब एसीटीएच बनाएगा तो एसीटीएच जाके एड्रिनल से कोर्टिसोल की सिक्रेशन करवाएगा विद इन आवर्स ऑफ इंजरी, यानी विद इन मिनट्स ये प्रोसेस शुरू हो गया था और विद इन आवर्स ये वाला शुरू हो गया कि कोर्टिसोल बनना शुरू हो गया। अब वो जो नोसिसेप्टिव न्यूरॉन एक्टिवेट हुए थे वो कह रहा था लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से भी एक्टिवेट होते हैं, डायरेक्ट इंजरी की वजह से तो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है ना, वो भी टू सम एक्सटेंट इनको एक्टिवेट करती है और फिर कोर्टिसोल बनता है। हाइपोथैलेमस ने एक और काम किया, उसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया। उसने कहा कोर्टिसोल मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से एड्रेनालिन बनना शुरू हो गया। अब आपने हार्मोन्स काउंट करते जाना है जो जो बन रहे हैं, एड्रेनालिन भी बनना शुरू हो गया। उसके अलावा उसने ग्लूकागोन का रिलीज भी स्टिमुलेट करवाया। तो क्या है? कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, ग्लूकागोन। ठीक है, तीन है, ग्लूकागोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिसोल को कहते हैं ना, एंड कैटेकोलामिन। ये तीन चीजें जो है बनना शुरू हो गई हैं। अब ये सारे क्या करेंगे? ये जो तीनों हार्मोन्स हैं जब ये आएंगे ब्लड में, ये क्या करेंगे? ये ग्लूकोज को लिबरेट करवाएंगे कार्बोहाइड्रेट से, यानी कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर करके लिवर में रखा हुआ था, उस इंसान के लिवर में ग्लाइकोजन पड़ी हुई थी, उसको कहेंगे तोड़ो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएंगे। उसके अलावा फैट को लाइपोलिसिस शुरू करवा देंगे, प्रोटियोलाइसिस शुरू करवा देंगे। लाइपोलिसिस और प्रोटियोलाइसिस क्यों हुई है? ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो सके। और ये क्या करें? ये एनर्जी और रिपेयर के लिए प्रिपेयर करें बॉडी को, इसीलिए ये लाइपोलिसिस, प्रोटियोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस सारा प्रोसेस शुरू करवा देंगे। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि एक और काम होगा, प्रोलैक्टिन की हाइपर सिक्रेशन हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट होगा, ये भी चेंजेस आएंगे। मेजर तो ये तीन है, लेकिन उनके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट होगा। और ग्रोथ हार्मोन का जो डायरेक्ट इफेक्ट है लिपोलिटिक, इंसुलिन एंटागोनाइजिंग और प्रो इन्फ्लेमेटरी, मतलब जो पहले से काम चल रहे हैं ग्रोथ हार्मोन आकर को एग्जैजरेट कर देगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देगा, लिपोलिसिस करवा देगा, प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इन्फ्लेमेशन भी तेज करवा देगा। ठीक है, अब प्रो इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस बने थे जो हमने देखा था, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सारे बने थे। इसके अलावा और बहुत सारे मेडिएटर बने थे, ये जाके डायरेक्टली हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेंगे। ये कहेंगे अब मैं भी जाके मैसेज देके आता हूँ, और ये जब मैसेज देने जाएंगे तो हाइपोथैलेमस इनकी बात सुनकर इनके रिस्पॉन्स में पाइरेक्सिया करवा देगा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये साइटोकाइन एक और काम करते हैं। अब इनको सुकून नहीं है, ये एक और जगह जाते हैं, ये जाते हैं स्केलेटल मसल के पास और प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं। ये कहते हैं हम प्रोटियोलाइसिस भी करेंगे। ठीक है, फिर ये लिवर के पास जाते हैं और एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोडक्शन करवाते हैं। वो होती है ना कुछ ईएसआर देख लो, हम क्यों कह रहे हैं हर इन्वेस्टिगेशन में ईएफआर देख लो, पेशेंट की सीआरपी देख लो, वो सारी होती है एक्यूट फेज प्रोटीन। हम ये चेक करना चाहते हैं कि बॉडी में वाकई कोई इन्फेक्शन चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा होगा तो साइटोकाइन बने होंगे, सर्स का प्रोसेस हो, अगर साइटोकाइन बने होंगे तो वो लिवर के पास जरूर आए होंगे एक्यूट फेज प्रोटीन बनवाने के लिए। इसीलिए तो हम हर इन्फेक्शन में आराम से कह देते हैं ईएसआर करवा लो, सीआरपी करवा लो। ठीक है, हेप्सिडिन वो भी एक्यूट फेज प्रोटीन है। तो इस तरह की प्रोटीन्स बनती हैं। अच्छा, साइटोकाइंस जो है ये और काम करेंगे, इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी जनरेट करवाएंगे। ठीक है, तो इनके बहुत सारे काम है। कॉम्प्लीमेंटेड काइनिन पाथवेज आर आल्सो एक्टिवेटेड एंड प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ एंड फेगोसाइटोसिस
आर ट्रिगर टू क्लियर डैमेज टिश्यू। अब वो जहाँ पे इतना डैमेज टिश्यू पड़ा हुआ है उसको हम वहां पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो एक कल्चर मीडिया बन जाएगा, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स आके ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। अगर वो ग्रो करना शुरू हो गए कंडीशन वर्सन हो जाएगी। इसीलिए साथ साथ हम अपना ये वाला पाथवे भी चलवा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी चलवा रहे हैं, कि वहां पर जो सेल डेथ होती जाए और टेगोसाइटोसिस होती जाए और सारा डैमेज टिश्यू रिमूव हो वहां से। कह रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन चल रही होती है न्यूरो एंडोक्राइन, साइटोकाइन और मेटाबॉलिक पाथवे की आपस में। अब इंट्रैक्शन ही चल रही है ना, कि कहाँ जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन जो है वो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल पहुंचे हैं जी एफरेंट न्यूरॉन के जरिए, और उसने हार्मोन बनाने शुरू कर दिए। फिर जो है हार्मोन ने आगे इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करवाया, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से साइटोकाइन बने, साइटोकाइन ने जाके पायरेक्सिया करवाया। तो इस तरह आपस में कॉम्प्लेक्स, अभी तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम तो इसको सिंप्लीफाई करके पढ़े हैं ना, ये चीजें जितनी पहले में लिखी हुई इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, अच्छा। ACTH releases enhanced by pro-inflammatory cytokine। अब वो थोड़ा सा ना आपस में इंटरेक्शन बता रहे हैं कि ACTH रिलीज साइटोकाइन जाके ज्यादा करवा देते हैं, वरना तो सिग्नल हाइपोथैलेमस को मिला है, वो ACTH बना रहा है, बट साइटोकाइन को ना शोर मचाने की आदत है, ये जाके और शोर मचाते हैं कि और ACTH बनाओ, और ACTH बनाओ, ठीक है, उसको ज्यादा करवा देते हैं। फिर जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है वो फर्दर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करवा देता है। हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था ना क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस जनरेट कर दी गई है। दूसरा, सारे जो हार्मोन आगे हैं ग्लूकागोन और ये सारे क्या करवा रहे हैं, ये सारे ग्लूकोज जमा करवाते जा रहे हैं, तो हाइपरग्लाइसीमिया, वो हाइपरग्लाइसीमिया क्या करवाएगा, वो फर्दर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को तेज कर देगा। ठीक है, चलिए आपको इस फिगर में होंगी चीजें रिवाइज। मुझे पता है अभी तक बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने इतना स्लोली और एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को लेकर चली हूँ ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर को तो उसको क्लियर कट समझ आ जाए। लेकिन अब ये जो फ्लो फिगर है ना, ये बहुत हेल्प करेगी हमें, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं, और इस फिगर पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी, अब मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग से बताती हूँ। यहाँ हुई है जी इंजरी, ये वाला पॉइंट है जहाँ सब काम जहाँ से शुरू होना है, ये स्पोर्ट है। एक तो इधर से जो प्रोसेस चला वो ये कि डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न आए, उन्होंने इनेट, आप इस एरो के साथ चले नीचे, उन्होंने इनेट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब याद है आपको इनेट इम्यून सिस्टम, वो जो पेट्रोलाइटिक सेल मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, उनके पास कुछ रिसेप्टर्स हैं, पीपीआर है, वो डैम्स को सेंस करते हैं, और साथ ही वो क्या करते थे, बनवा देते थे। और इन्फ्लेमेसोम क्या करता था, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 बनवाता था। और ये जो इन्फ्लेमेसोम है ये कैस्पेस के जरिए बनवाता था, और ये जो इन्फ्लेमेसोम है ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी बनाता था। तो ये आपने देखा कि इनेट इम्यून सिस्टम ने ये सारे जो है ना वो साइटोकाइन बनवा दिए, ये चीज हम क्लियर है। दूसरी चीज देखें, ये जो इंजरी हुई है यहाँ से ये न्यूरॉन भी तो है ना, कुछ ये सिस्टम भी तो है न्यूरॉन वाला, एफ्रेंट न्यूरॉन, ये जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, ये भी हमने चीज पढ़ी है। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाएगा जी थैलमस, थैलमस से जाएगा हाइपोथैलमस के पास, हाइपोथैलमस बनाएगा CRF, CRF जाएगा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी बनाएगा ACTH। तो प्लाज्मा में क्या हो रहा है, एक तो प्लाज्मा में साइटोकाइन्स आ गए थे ड्यू टू दिस इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरा प्लाज्मा में पिट्यूटरी की वजह से क्या आया, ACTH आ गए, और आपको पता है ग्रोथ हार्मोन भी आया था। ACTH आके एड्रिनल पे एक्ट करेगा, एड्रिनल बनाएगा एड्रिनालिन और कोर्टिसोल, एड्रिनल मेडुला बनाएगा एड्रिनालिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाएगा कोर्टिसोल, वो भी प्लाज्मा में आ गए। तो प्लाज्मा में ACTH DH आया, अब प्लाज्मा में एड्रिनालिन कोर्टिसोल आ गए। फिर एक और काम होगा कि हाइपोथैलेमस जो है वो पैंक्रियास को भी सिग्नल भेजेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवा दिया था ना, तो वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एड्रिनालिन को भी बनवा रहा है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, और वो पैंक्रियास से ग्लूकागोन रिलीज करवा रहा है। सिंपैथेटिक कंडीशन में ग्लूकागोन रिलीज होता है ना, तो ग्लूकागोन रिलीज करवा रहा है, तो वो भी प्लाज्मा में आ जाएगा। ये वो चीजें हैं जो इंक्रीज होंगी, ये सारा प्रोसेस चलेगा। कम क्या होगा, इंसुलिन, उसकी रेजिस्टेंस जनरेट करवा दी जाएगी। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के डिक्रीज होने की वजह से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन और T3, T4 की ना T3 में कन्वर्जन कम कर देते हैं, क्योंकि अभी बॉडी ये चाहिए कि बेसल मेटाबॉलिक रेट थोड़ा डिक्रीज हो। हमने देखा था ना कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा डिक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी मेन फोकस एनर्जी कंजर्व करने पे, प्रिजर्व करने पे। बॉडी के मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले तो एडिपोसाइड लाइपोलिसिस शुरू हो जाएगा, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस भी हो रहा है, एक्यूट फेज प्रोटीन भी लीवर से बननी है, साइटोकाइन से जाके बनवाई थी, साइटोकाइन ने हाइपोथैलेमस के पास जाके पायरेक्सिया भी करवा दिया था। फिर एक स्टेज आएगी जी हाइपर मेटाबॉलिज्म की। हाइपर मेटाबॉलिज्म की जो स्टेट है ना, इसको फ्लो फेज भी कहते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। अभी तक मैंने आपको जो फेज बताया ना उसमें हाइपर मेटाबॉलिज्म अभी हमने इतना डिस्कस नहीं किया, फ्लो फेज में हम देखेंगे कि हाइपर मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी।